नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम दिवाली के मौके पर देश का दिवाला निकालने वाले ट्रैफिक जैम का डीएनए टेस्ट करेंगे। ये दिवाली के त्योहार का मौसम है और आप भी दिन रात दिवाली की तैयारियां इस वक्त कर रहे होंगे। इस दौरान आपको घर से बाहर जाना पड़ता होगा और जब भी आप अकेले या अपने परिवार के साथ खरीदारी करने जाते होंगे तो ट्रैफिक जैम आपकी खुशियों में आग लगा देता होगा और आपके दिमाग में गुस्से के बम फटने लगते होंगे। ये भारत के हर शहर की समस्या है और हम अपने विश्लेषण में इस समस्या को आज डिकोड करेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि ट्रैफिक जैम कैसे आपको बीमारी का एक दिवाली गिफ्ट इस बार दे सकता है। वाहन चलाते हुए जब आप ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं तो कई बार आपको बहुत गुस्सा आता होगा। इस गुस्से की वजह से कई बार दूसरे वाहन चालक से आपकी लड़ाई भी हो जाती होगी, झगड़े हो जाते होंगे। सड़कों पर होने वाले इस लड़ाई झगड़े को रोड रेज कहते हैं और ये रोड रेज आपकी जान ले सकता है। आप कह सकते हैं कि भारत की सड़कों पर आने वाले दिनों में एक्सीडेंट्स के साथ साथ खराब ट्रैफिक सिस्टम की वजह से भी मौत होने लगेंगी और वो दिन बहुत दुखद होगा जब किसी को ये कहना पड़ेगा कि उनके जानने वाले की मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि उनके दिमाग और शरीर में ट्रैफिक वाला टेंशन आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका था। हमारा सवाल है कि त्योहारों के इस मौसम में ट्रैफिक जैम से निपटने के लिए हमारी सरकारें कोई रणनीति, कोई प्लानिंग क्यों नहीं बनाती? और अगर सरकारें कोई पॉलिसी बनाती भी हैं तो वो सड़क पर हमें दिखाई क्यों नहीं देती? इसके अलावा हम अपने दिवाली स्पेशल डीएनए टेस्ट के तहत भगवान राम के गृह नगर अयोध्या और उनकी रणभूमि श्रीलंका का एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और आपको समझाएंगे कि अयोध्या में राम राज्य क्यों नहीं है। इसके लिए हमारे पास अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक जबरदस्त ग्राउंड रिपोर्टिंग है और ये रिपोर्टिंग भगवान राम से जुड़े धार्मिक स्थलों के विश्लेषण को एक नया आयाम देगी। मैं आपको वर्ष 2007 के श्रीलंका और वर्ष 2016 की अयोध्या के दर्शन करवाऊंगा और हम तस्वीरों की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि 2016 की अयोध्या 2007 के श्रीलंका से पिछड़ी हुई क्यों है। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन-स्टॉप न्यूज में। पाकिस्तानी उच्चायोग के एक अफसर को दिल्ली में जासूसी के आरोप में पकड़ा गया है। आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले महमूद अख्तर से कहा गया है कि वो 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ दे। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के चलते महमूद को गिरफ्तार नहीं किया गया। सुबह विदेश सचिव ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त श्री अब्दुल बासित को बुलाया और उन्हें बताया कि भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी को जासूसी करते हुए पकड़ा है और उन्हें पर्सोना नॉन ग्राटा यानी अस्वीकार्य व्यक्ति घोषित किया जा रहा है। महमूद अख्तर के 3 साथी शोएब रमजान खान और सुभाष जांगिड़ भी पकड़े गए हैं। महमूद अख्तर इन्हें खुफिया जानकारी के बदले में पैसे दिया करता था। पुलिस को इनके पास से सेना और बीएसएफ से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। यहाँ पे भी उसको जानबूझ के वीजा सेक्शन में लगाया गया था ताकि जो आम भारतीय नागरिक जो वीजा के लिए अप्लाई करते हैं पाकिस्तान जाने के लिए वो उसके संपर्क में आए और वो संपर्क में आने में वो उनको इंड्यूस करे कि तुम पाकिस्तान के लिए या हमारे लिए जासूसी करो। महमूद अख्तर को 2.5 साल पहले पाकिस्तानी उच्चायोग के वीजा सेक्शन में नियुक्त किया गया था। जासूसी मुद्दे को लेकर विदेश सचिव एस जयशंकर ने आज पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया। बासित ने इस बात से इनकार किया कि उनके उच्चायोग का कोई अधिकारी जासूसी में शामिल है। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है। भारत सरकार और हमारे तमाम के तमाम संस्थाएं, एजेंसीज पूरी तरह सक्षम है हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए और उचित जवाबी कार्रवाई भी हो रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 24 घंटे के अंदर 2 सैनिक शहीद हो गए। कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया। गढ़वाल राइफल का ये जवान उस पेट्रोलिंग टीम में शामिल था जिसने तंगधार में घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों पर जवाबी कार्रवाई की। कल रात भी आरएसपुरा सेक्टर के पास अब्दुलिया में बीएसएफ का एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गया था। इस बीच आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में एक पाकिस्तानी रेंजर मारा गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान का जुल्मो सितम जारी है। एक ताज़ा वीडियो में पाकिस्तान पुलिस वहां के लोगों पर तरह तरह की ज्यादतियां कर रही है।
वीडियो 22 अक्टूबर का है। पाकिस्तान की सेना के खिलाफ लोगों ने ब्लैक डे मनाया। इसी दौरान हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया। मियां नवाज शरीफ की तो औकात तो देखे, डेमोक्रेसी को बचा रहे, जहाँ भी जाता है दुनिया के जिस कोने में राय शरीफ उसके साथ चाय की तरह मुसल्लत रहता है। समाजवादी पार्टी में सुलह के बाद यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पहली बार अपने विरोधी दलों पर बयान दिया है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि यूपी में चुनाव जीतकर वो दोबारा सरकार बनाएंगे। मैं आपको कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी। 6वां बजट भी मैं ही पेश करूंगा। अखिलेश यादव ने कहा कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के आगे बीजेपी और बीएसपी दोनों नहीं टिक पाएंगे। बीजेपी पे हालांकि कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, हालांकि वो सबसे ज्यादा चिल्ला रहे थे। बहुजन समाज पार्टी के बारे में कहना क्या, इसी होटल के अगर ऊपर मंजिल पे चले जाएं, अगर बाईं तरफ देखें तो कितने हाथी दिखाई दे रहे हैं जो 5-9 साल हो गए। समाजवादी पार्टी के महासचिव अमर सिंह ने कहा कि अखिलेश उनके बारे में जो चाहे सोचे और बोले, लेकिन अखिलेश क्योंकि मुलायम सिंह के बेटे हैं, इसलिए उन्हें अपना आशीर्वाद और समर्थन वो आगे भी देते रहेंगे। मैं सत्ताधारी अखिलेश के साथ नहीं, लेकिन मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश के साथ मैं था, हूँ और रहूंगा। अमर सिंह ने कहा कि उनके पार्टी महासचिव पद छोड़ने या फिर राज्यसभा सदस्यता छोड़ने से अगर परिवार में सब कुछ ठीक हो जाता है तो वो इसके लिए भी तैयार है, लेकिन इसके लिए वो सिर्फ मुलायम सिंह का आदेश मानेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज यूपी के इटावा में रैली की। अमित शाह ने कहा कि पूरे देश के किसान फसल योजना का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की वजह से यूपी में ये योजना लागू नहीं हो पा रही है। बहुत मौका दिया सपा बसपा कांग्रेस को, एक मौका भाजपा को दीजिए। उत्तर प्रदेश का युवा अपनी पत्नी के साथ उत्तर प्रदेश में रोजगारी प्राप्त करेगा। मित्रों, अमित शाह ने कहा कि विधानसभा चुनाव में एसपी, बीएसपी और कांग्रेस तीनों मिलकर लड़ेंगे, लेकिन यूपी में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। घर के सामने जब आप दिए जलाएं तो शहीद जवान को याद कर उसकी याद में एक दिया जरूर जलाएं। विवादित इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को जल्द ही बैन किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्रालय ने एंटी टेरर लॉ के तहत आईआरएफ की गतिविधियों को लेकर एक नोट तैयार किया है। इस नोट में आईआरएफ का संबंध संदिग्ध पीसी टीवी से बताते हुए जाकिर नाइक और आईआरएफ पर कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। पीस टीवी उकसाऊ आतंकी भाषण प्रसारित करने का आरोपी है। गृह मंत्रालय के इस नोट में माना गया है कि जाकिर नाइक के भाषण आपत्तिजनक और विस्फोटक हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस नोट में मुंबई पुलिस से मिले इनपुट भी शामिल हैं। मुंबई पुलिस ने जाकिर नाइक के खिलाफ आपराधिक धाराओं के तहत भी केस दर्ज किए हुए हैं। टाटा सन्स ने ग्रुप के बर्खास्त चेयरमैन साइरस मिस्त्री के आरोपों का जवाब दिया है। टाटा सन्स की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि साइरस मिस्त्री ने टाटा ग्रुप पर गंभीर और छवि खराब करने वाले आरोप लगाए हैं। टाटा सन्स का कहना है कि साइरस मिस्त्री को नवंबर 2011 में ग्रुप का डिप्टी चेयरमैन नियुक्त किया गया था, जबकि 28 दिसंबर 2012 को उन्हें चेयरमैन बनाया गया। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होने के नाते उन्हें फैसले लेने के पूरे अधिकार दिए गए थे। बर्खास्तगी के बाद साइरस मिस्त्री ने टाटा सन्स को ईमेल भेजकर आरोप लगाया था कि कामकाज में उन्हें पूरी आजादी नहीं दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राजनीति को कभी नीतियों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। पीएम ने आज 2014 बैच के आईएएस अधिकारियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने युवा अधिकारियों से कहा कि वो फैसले लेते हुए 2 बातों का ध्यान रखें। पहली बात ये कि उनका कोई भी निर्णय देश हित के खिलाफ नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि उनके किसी फैसले से गरीबों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इस कार्यक्रम में शामिल आईएएस अधिकारियों ने केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों में 3 महीने की ट्रेनिंग पूरी की। शीना बोरा मर्डर केस में सीबीआई ने महाराष्ट्र के डीजी होमगार्ड्स राकेश मारिया से पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक राकेश मारिया के अलावा मुंबई पुलिस के 2 और बड़े अफसर जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर देवेन भारती और मुंबई पुलिस के जोन 9 के डीसीपी सत्यनारायण चौधरी से भी पूछताछ हुई है। सीबीआई ने जानकारी नहीं दी है कि यह पूछताछ कब और कहां हुई। 24 अप्रैल 2012 को शीना बोरा की हत्या की गई थी। हत्या के आरोप में शीना बोरा की मां इंद्राणी मुखर्जी और इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी जेल में हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को दिवाली पर तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते में 2% के इजाफे का ऐलान किया है।
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज ये फैसला हुआ। 1 जुलाई 2016 से ये फैसला लागू होगा। इससे करीब 51 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 55 लाख पेंशन धारकों को फायदा होगा। एक इंस्टॉलमेंट डियरनेस अलाउंस की केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को और डियरनेस रिलीफ पेंशनर्स को 1 जुलाई 2016 से ये 2% का रिलीज है। दिवाली और धनतेरस की खरीदारी के लिए भीड़ बढ़ने से दिल्ली में आज भी कई सड़कों पर ट्रैफिक जाम रहा। शाम को चाणक्यपुरी में नीति मार्ग पर ट्रैफिक काफी स्लो रहा। जाम के हालात जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आसपास भी बने। आश्रम, भोगल, लाजपत नगर, महारानी बाग में भी गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गई। जाम का असर दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाली सड़कों पर भी दिखा। मेट्रो होने के बावजूद सड़कों पर भारी भीड़ है। दिवाली पर दिल्ली मेट्रो सुबह 4:30 बजे से शुरू होगी और रात 10 बजे तक ही जारी रहेगी। डीएनए में सबसे पहले हम भारत की ट्रैफिक जैम वाली समस्या का विश्लेषण करेंगे। ये दिवाली की तैयारियों का मौसम है और आप भी दिन रात दिवाली की तैयारियां इस समय कर रहे होंगे। इस दौरान आपको घर से बाहर जाना पड़ता होगा और जब भी आप अकेले या अपने परिवार के साथ खरीदारी करने जाते होंगे तो ट्रैफिक जैम आपकी खुशियों पर पानी फेर देता होगा। कई बार ट्रैफिक जैम में फंसने के बाद आपको ऐसा भी लगता होगा कि इससे अच्छा तो ये होता कि आप पैदल चले जाते। ये पूरे देश की हकीकत है, इसलिए आज हम देश की जैम हो चुकी नसों का डीएनए टेस्ट करेंगे। अब सवाल यह है कि त्योहारों के मौसम में ट्रैफिक जैम से निपटने के लिए हमारी सरकारें कोई रणनीति क्यों नहीं बनाती, और अगर सरकारें कोई पॉलिसी बनाती भी हैं तो वो सड़क पर नजर क्यों नहीं आती। हमने आज ट्रैफिक जैम से आपकी जेब और जिंदगी पर पड़ने वाले बोझ पर एक गहन रिसर्च किया है, जिसके आंकड़े आज आपको चौंका देंगे। इन आंकड़ों को देखकर आप समझ जाएंगे कि आखिर किस तरह से इस ट्रैफिक जैम से त्योहार के मौकों पर आपका मूड खराब हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है और कैसे ये ट्रैफिक जैम्स आपकी जेब पर भारी पड़ रहे हैं। वर्ष 2012 में ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और IIM कोलकाता द्वारा की गई एक स्टडी के मुताबिक ट्रैफिक जैम्स की वजह से भारत को हर वर्ष करीब 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। ये स्टडी बताती है कि देश के अंदर 17 बड़े रूट्स पर फ्यूल माइलेज का राष्ट्रीय औसत सिर्फ 3.96 किलोमीटर प्रति लीटर है, यानी 1 लीटर पेट्रोल या डीजल में लगभग 4 किलोमीटर। सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के एक सर्वे के मुताबिक ट्रैफिक जैम्स की वजह से हर रोज लोगों के करीब 90 मिनट बर्बाद हो जाते हैं। इन 90 मिनटों को लेकर अगर हम बड़े पैमाने पर गणना करें तो एक वर्ष में एक व्यक्ति के 32,850 मिनट ट्रैफिक जैम्स में बर्बाद होते हैं, जो करीब 547 घंटे यानी करीब 23 दिन के बराबर है। अगर एक व्यक्ति की औसत उम्र 60 वर्ष मान ली जाए तो 60 वर्ष में 1380 दिन यानी करीब 4 वर्ष ट्रैफिक जैम्स में ही बर्बाद हो जाते हैं। भारत में ट्रैफिक जैम की एक बड़ी वजह अनियमित पार्किंग को भी माना जाता है। भारत में शांतिपूर्वक कार पार्किंग की तलाश करने को सबसे बड़ी सहनशीलता कहना गलत नहीं होगा। भारत में ट्रैफिक नियमों का पालन करने की तस्वीरें इतनी दुर्लभ हैं कि किसी को ऐसा करते हुए देखकर पुरस्कार देने का मन करने लगता है। भारत में ज्यादातर लोग छोटी कार जगह बचाने के मकसद से नहीं बल्कि पैसे बचाने के इरादे से खरीदते हैं। अक्सर लोग ट्रैफिक वाली सड़क पर ही अपनी गाड़ियां पार्क कर देते हैं और कहते हैं कि बस 5 मिनट में आ रहा हूं, लेकिन ये हरकतें बताती हैं कि हमें न तो नियमों के पालन में कोई दिलचस्पी है और ना ही हमें सड़क पर खुद ट्रैफिक जैम की वजह बनते हुए कोई शर्म आती है। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में पार्किंग की जगह को लेकर सबसे ज्यादा विवाद दिल्ली और बेंगलुरु में होते हैं। दिल्ली के 58% वाहन चालक और बेंगलुरु के 44% वाहन चालक हर रोज पार्किंग के लिए बहस करते हैं। पार्किंग को लेकर होने वाली बहस के मामले में केन्या की राजधानी नैरोबी तीसरे और इटली का शहर मिलान चौथे नंबर पर है। भारत में एक वाहन चालक को पार्किंग की जगह तलाशने में कई बार 31 से 40 मिनट तक का वक्त भी लग सकता है। पार्किंग पर किए गए इस सर्वे के मुताबिक 30% मामलों में ट्रैफिक जैम भी अस्त व्यस्त पार्किंग की वजह से ही लगता है। इसके अलावा ट्रैफिक नियमों को न मानना भी भारत की इस समस्या को काफी हद तक
बढ़ा देता है, क्योंकि ये हमारी आदत बन चुकी है। यानी हमारे देश के नागरिकों को सड़क पर चलने से जुड़ी अपनी सोच अब बदलनी होगी, क्योंकि भारत के ज्यादातर लोग सारे नियम कायदे अपने घर पर रखकर ही सड़कों पर निकलते हैं। इसके अलावा एक बड़ी बात यह भी है कि जो जगह यातायात के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए वहां पर अतिक्रमण हो जाता है, सड़कों पर दुकानें खुल जाती हैं, सिस्टम को रिश्वत देकर फुटपाथ पर अवैध बाजारों का निर्माण हो जाता है, और फिर न तो पार्किंग की जगह बचती है और ना ही किसी को सड़क पर सुविधा के साथ चलने की जगह मिलती है। यानी हमारा सिस्टम भी रॉन्ग साइड यानी उल्टी दिशा में चल रहा है। हमारा सिस्टम वाहनों की बिक्री तो बड़े चाव से करता है, लेकिन इन वाहनों को चलाने के लिए चौड़ी सड़कें बिछाना भूल जाता है। हमारा सिस्टम कभी यह भी नहीं सोचता कि जो गाड़ियां बिक भी रही हैं वो सड़क पर उतरने के बाद पार्क कहां पर होंगी। हमारे देश में पार्किंग की व्यवस्था को कभी अहमियत नहीं दी जाती। ये सारे कारण मिलकर एक बड़ी समस्या बन जाते हैं और आम जनता परेशान होने लगती है। जाम के जंजाल में फंसे देश का डीएनए टेस्ट। सर डीएनडी फ्री होने का असर है या क्या वजह है? फ्री हो चाहे ना हो, ट्रैफिक जाम तो फिर भी लगा ही रहता है। दिल्ली से मुंबई तक फैली जाम की महामारी का विश्लेषण। मुझे ऑफिस पहुंचना था, 1 घंटा लेट हो गया, बहुत दिक्कत हो रही है। देश के पैसे को बर्बाद करने वाले जाम से आजादी कब? नुकसान हो रहा है आपको, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है बहुत। ये देश की सड़कों पर रेंगती गाड़ियों का वो टॉर्चर है जिसमें सवारी तो कार की होती है लेकिन रफ्तार साइकिल की मिलती है। पूरा देश त्योहारों की तैयारी में लगा है। लोग दिवाली की शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन देश के बड़े शहरों की रफ्तार थम चुकी है। पूरा देश जाम के जंजाल में फंस चुका है। जाम देश के लिए एक राष्ट्रीय समस्या बन चुका है। सबसे ज्यादा बुरा हाल है देश की राजधानी दिल्ली का। जाम लगने की वजह से बदनाम हो चुके दिल्ली के कई इलाकों में सुबह से ही लोग परेशान रहे। ये आप देखिए कि ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के आईटीओ का, और इस वक्त भी यहाँ पर अच्छा खासा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। त्योहारों का मौका है, लोग खरीदारी करने के लिए निकल रहे हैं और इसीलिए ट्रैफिक जैम से मुक्ति नहीं मिल रही है। हालांकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का यह कहना है कि उन्होंने खास इंतजाम किए हैं, खासकर सुबह और शाम के वक्त में जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही साथ लोगों से भी ये अपील की गई है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल करें। ISBT, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। तो बहुत ट्रैफिक है। DND से मैं 2 घंटे निकल के बाहर आ पाया हूँ, बहुत ट्रैफिक है। हम लोग इस वक्त आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें दिल्ली के मयूर विहार इलाके की, और ये जो रास्ता है ये दिल्ली से, नोएडा से दिल्ली जाने का ये रास्ता। आप दूसरी तरफ देखें तो वहां भी आपको इसी तरह से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी है। कई किलोमीटर लंबा ये जाम इस वक्त लगा है, जिसे साफ तौर पे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। त्योहारों के सीजन में देश के शहरों की सड़कें ट्रैफिक से जाम हो चुकी हैं। राजधानी की भागदौड़ भरी जिंदगी सड़कों पर ठहरी ठहरी से नजर आ रही है। सड़कों पर हजारों गाड़ियों की रफ्तार साइकिल से भी धीमी हो चुकी है, और ये धीमी रफ्तार गाड़ी चलाते वक्त आपके धैर्य की परीक्षा भी लेती है। महारानी बाग वाली साइड भी जाम है और पूरा DND जाम है। अगर मेरे कैमरामैन महारानी बाग की तरफ दिखाएं तो ये रास्ता सीधा धोला कुआं जाता है, साउथ एक्स एम्स होते हुए। ये रास्ता भी पूरी तरह से कंजस्टेड है, भरा हुआ है, और ये दीपावली पर तस्वीर कोई हटके नहीं है। सर कितना वक्त लग गया? अरे 1 घंटे से फंसे हुए हैं पीछे से। 1 घंटे से फंसे हुए हैं। अभी फेस्टिवल सीजन है, तो उसकी वजह से हो सकता है। तो आपको लगता है कि दिवाली दीपों वाली नहीं, अब की बार ट्रैफिक वाली हो गई है? ये तो हर साल का है यार। कुछ सॉल्यूशन तो निकलता नहीं है, लेकिन हर साल का ऐसे ही होता है, जाम लगता है। इस वक्त हम करोल बाग के पूसा रोड पर मौजूद हैं। यहाँ पर रेड लाइट जरूर है, लेकिन ट्रैफिक लंबी कतारें हैं। हर कोई चाहता है कि वो अपने गंतव्य तक जल्दी तक पहुँचे, लेकिन त्योहार का असर है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। क्या रिक्शा, क्या मोटरसाइकिल, क्या साइकिल, और ये कि एम्बुलेंस है जो ट्रैफिक के अंदर फंसी हुई है। बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक। कितना टाइम हो गया आपको?
15-20 मिनट हो गए झंडे वालन से यहाँ तक आते हुए। झंडे वाला से यहाँ यानी 1 किलोमीटर का सफर है, उसको तय करने में 20 मिनट लग गए हैं। जाम सिर्फ दिल्ली एनसीआर की समस्या नहीं है, बल्कि देश के कई शहर त्योहारों के सीजन में इस जाम वाली समस्या से जूझ रहे हैं। इस वक्त हम मुंबई के धारावी इलाके में हैं। आप एक तरफ तस्वीर देख सकते हैं, ये जो इलाका है यहाँ जो व्हीकल्स जो जा रहा है वो साइन अस्पताल के डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं इतनी भीड़ है, पीक आवर्स में और ज़्यादा भीड़ होती है, लोग जो है वो परेशान होते हैं। आपको बता दें यहाँ से एम्बुलेंस जो है वो साइन अस्पताल के लिए जाती है, लेकिन कभी कभार इतनी ट्रैफिक यहाँ होती है कि 15 से 20 मिनट तक एम्बुलेंस यहाँ फंसा हुआ रहता है। ऐसा यहाँ जाम रहता है और ये इधर पे क्रॉसिंग के लिए हमेशा एक्सीडेंट होता है नीचे से, और एम्बुलेंस जो यहाँ पर आती है और भी ऐसा कोई इमरजेंसी कोई पेशेंट सीरियस है, मेन तो एम्बुलेंस है क्योंकि साइन हॉस्पिटल नज़दीक है, तो उसके लिए यहाँ पर पौना घंटा आधा घंटा ट्रैफिक में जाम रहता है। ये सब मौकों में तो उनको और ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए कि यहीं होता ही है ये सब चीज़। आपने अभी तक इंतजाम देखा? नहीं, कहीं नहीं नजर आया अभी तक। बिल्कुल साफ बात है कि जो राजधानी के लोग हैं उनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से मुकम्मल इंतजामात नहीं है, परेशानियां काफी हैं। अब आपको ये बताते हैं कि जाम से कैसे हर साल आपके हजारों रुपए का नुकसान हो रहा है। मान लीजिए दिल्ली में कोई पेट्रोल कार 15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है, तो 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे बिना ट्रैफिक जैम के 133 रुपए लगते हैं। लेकिन अगर ट्रैफिक जैम हुआ तो 160 रुपए लगते हैं, यानी सामान्य स्थिति से 27 रुपए ज्यादा। अगर कोई व्यक्ति हफ्ते में 6 बार भी ट्रैफिक जैम में फंस जाए तो उसके 162 रुपए खर्च होंगे। इस हिसाब से महीने का खर्च 702 रुपए और एक साल में ट्रैफिक जैम्स की वजह से होने वाला अतिरिक्त खर्च है 8,424 रुपए। ये बिल्कुल न्यूनतम गणित है। हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि ट्रैफिक जैम से आपको इससे भी ज्यादा नुकसान होता होगा। जो हमारे हाईवेज हैं दिल्ली के अंदर 1, 10, 8, 2 एंड 24, इन सब के कोनों पर इंटीग्रेटेड फ्रेट कम्प्लेक्स कम होलसेल मार्केट्स बनाने पड़ेंगे कि ट्रक्स वहाँ तक आए, उसके बाद में नहीं आए, दिल्ली के अंदर नहीं आए। वहीं सामान उतारा, वहाँ से छोटे व्हीकल सामान लेकर के आएंगे, चाहे फ्रूट वेजिटेबल्स हो, कोई भी काम हो। इतने आपको रिटेल मार्केट्स हैं, क्यों नहीं हम उसको बेसमेंट में बनाते हैं? क्यों नहीं पार्किंग हम बेसमेंट में बनानी पड़ेगी? किसी से बोलो, मुझसे बोलो, अपने कार तुम हटा लो, इम्पॉसिबल है। तो नेचुरली बेसमेंट में सारी शॉपिंग करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, पार्किंग बनानी पड़ेगी, लोग उतरेंगे वहीं से शॉपिंग करेंगे। वर्ल्ड में ऐसा है, जर्मनी में ऐसा है। हर रोज़ 1250 गाड़ी रजिस्टर की जा रही है, नई गाड़ी। अब सवाल ये उठता है कि जब हम उस मुसीबत को नहीं झाल रहे हैं और बड़ी प्रॉब्लम हो रही है जो अब चल रही है रोज़ गाड़ियों की, और जगह नहीं है, स्पेस कहाँ है, और उसके बाद 1250 गाड़ी और लेके आना, सड़क पे डालना, तो समस्या को हम नहीं ढूंढ रहे, हम समस्या को बढ़ाने के लिए ढूंढ रहे हैं। कैसे बढ़ेगी? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जैम से परेशान लोगों को त्योहारों का सीजन भी खुशियों के बजाय ट्रैफिक जैम से तनाव और गुस्सा लेकर आया है। आने वाले दौर में ट्रैफिक जैम सबसे बड़ा राक्षस साबित होगा। ये आपकी जेब के साथ साथ आपके शरीर और आपके दिमाग को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश की राजधानी का हाल यह है कि यहाँ 1 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां हैं और यहाँ की सभी बड़ी सड़कों पर पीक आवर्स में ट्रैफिक की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। ये साइकिल की स्पीड से भी कम है। और देखा जाए तो ट्रैफिक जैम किसी एक वजह से नहीं होता, ये हमारे समाज और सिस्टम का सामूहिक अपराध है। दिल्ली में कई जगह सड़कों के डिजाइन में भारी खामियां हैं। कई जगहों पर 6 लेन की सड़क अचानक से 2 लेन की हो जाती है। अक्सर देखा गया है कि ट्रैफिक सिग्नल की टाइमिंग सही नहीं होती। समस्या ये भी है कि लोग सड़क पर नियमों का पालन बिल्कुल नहीं करते। सड़कों पर लेन सिस्टम का पालन नहीं होता और शॉर्टकट मारने के चक्कर में अक्सर जाम लग जाते हैं। इसके अलावा रैलियों और विरोध प्रदर्शनों की वजह से भी शहरों में जाम लगते हैं। अतिक्रमण, खराब मैनेजमेंट और लोगों में सिविक सेंस की कमी इसकी बड़ी वजह है। इसके अलावा बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की कमी भी इसके लिए जिम्मेदार है। IBM की एक स्टडी के मुताबिक ट्रैफिक जैम में बर्बाद होने वाले समय से प्रोडक्टिविटी 40% तक कम हो जाती है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक दिल्ली में रहने वाला एक कर्मचारी अपने 30 वर्ष के करियर में ट्रैफिक जैम में इतना समय बर्बाद कर देता है जो 6 वर्ष के बराबर होता है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली से नोएडा या गुड़गांव जाने वाला कर्मचारी
अपने 30 साल के करियर में ट्रैफिक जैम में इतना समय बिता देता है जो 8 वर्ष के बराबर होता है। एक ग्लोबल सर्वे के मुताबिक दिल्ली और बेंगलुरु ट्रैफिक के मामले में दुनिया के 10 सबसे खराब शहरों में शामिल है, जबकि भारत में यह माना जाता है कि इन शहरों का ट्रैफिक अनुशासित है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि भारत के बाकी शहरों में क्या हालत होगी, वहां पर क्या होता होगा अगर दिल्ली और बेंगलुरु में यह स्थिति है। ऐसी स्थिति में हमारा एक्स्ट्रा विचार यह है कि आखिर हमारा सिस्टम नई तकनीक का इस्तेमाल क्यों नहीं करता। गाड़ियों में ट्रैफिक जैम्स के बारे में जानकारी देने वाले मैप्स इंस्टॉल क्यों नहीं किए जाते। हमें लगता है कि अगर सिस्टम को बेहतर किया जाए और लोग नियम और अनुशासन के साथ सड़कों पर चलें तो हालात बदले जा सकते हैं। लोगों को नियम और अनुशासन में रहने के लिए हमारे देश के कानून और सख्त होने चाहिए, जुर्माना और बड़ा होना चाहिए और समाज की और प्रशासन की सहनशीलता न्यूनतम होनी चाहिए। ऐसे मामलों को लेकर हमारे देश में सरकारों ने गाड़ियों की बढ़ती संख्या को अपनी ढाल बना लिया है और हमारे नेता और मंत्री अक्सर यही कहते हैं कि गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है तो ट्रैफिक जैम्स तो लगेंगे ही। लेकिन ट्रैफिक जैम्स सिर्फ गाड़ियों की बड़ी संख्या की वजह से नहीं लगते। हमारी यातायात व्यवस्था में दूसरे लूप होल्स भी हैं। दिल्ली सहित देश के तमाम शहरों की ट्रैफिक पुलिस और यातायात व्यवस्था अपने स्तर पर पूरी तरह नाकाम रही है, क्योंकि हमारे सिस्टम के तरीके अब बहुत पुराने पड़ चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस के पास ना तो आधुनिक ट्रेनिंग है, ना ही संसाधन है और ना ही उनके पास टेक्नोलॉजी है। ये वैसा ही है जैसे हम सैटेलाइट के दौर में बैलगाड़ी का इस्तेमाल करें। ट्रैफिक जैम लगने की एक बड़ी वजह है ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन। हालांकि केंद्र सरकार ने हाल ही में मोटर व्हीकल्स एक्ट में भी बदलाव किया है, जिसमें कई गुना जुर्माने के प्रावधान के अलावा लाइसेंस रद्द करने का भी नियम है। लेकिन समस्या यह है कि जब तक देश की सड़कों पर भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत रहेंगी, तब तक लोग ट्रैफिक नियमों को तोड़ते रहेंगे। दुनिया के कई देशों ने ट्रैफिक से जुड़े नियमों को इतना सख्त बना दिया है कि वहां ट्रैफिक नियम तोड़ना न सिर्फ लोगों की जेब पर गहरी चोट करता है, बल्कि बार बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को वहां का समाज भी अच्छी नजर से नहीं देखता। यानी इसमें सामाजिक जिम्मेदारी भी बहुत जरूरी है। और यह भी कहा जाता है कि अगर आपको कभी किसी देश के बारे में जानना हो, किसी देश के समाज को करीब से जानना हो, तो आप उस देश की सड़कों पर निकल जाइए और सड़कों पर जो हाल आप देखेंगे उससे आपको यह पता चलेगा कि इस देश का समाज और यहाँ की सोसाइटी कितनी अनुशासित है। अब हम आपको विदेशों में ट्रैफिक से जुड़े कुछ खास नियमों के बारे में बताएंगे। नॉर्वे में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को जेल के साथ साथ अपनी वार्षिक आय का 10% जुर्माने के तौर पर देना पड़ता है, जबकि आइसलैंड में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 1,80,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता है। फ्रांस में कार चलाते वक्त हमेशा ब्रेथ एनालाइजर साथ में रखना होता है। ब्रेथलाइजर एक ऐसा यंत्र है जिससे पुलिस ये पता लगाती है कि वाहन चलाने वाले ने कितनी मात्रा में शराब पी है और इसे रखना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। फ्रांस में कार में ब्रेथलाइजर न रखने पर ड्राइवर को 11 यूरो यानी करीब 814 रुपए का जुर्माना देना पड़ता है। जापान में अगर आप किसी ऐसे ड्राइवर के साथ बैठे हैं जिसने शराब पी हुई है तो आपको भी कानून सजा देगा, फिर चाहे आप खुद शराब पीते हो या नहीं। रशिया में कार की सफाई न करना एक अपराध है। रूस में गंदी कार चलाने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जाता है और टर्की में कार में फायर एक्सटिंग्विशर रखना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर ड्राइवर पर जुर्माना लगाया जाता है और उसे सजा भी हो सकती है। भारत में पुराने कानूनों में बदलाव करके सड़क पर यातायात को सुरक्षित बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हमें लगता है कि भारत में नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए सिर्फ कानून ही काफी नहीं होंगे। भारत में वाहन चलाने वाले लोगों में सड़क पर चलने का संस्कार पैदा करने की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि भारत में नियमों और कानूनों की कमी नहीं है। भारत में इन कानूनों का पालन करने और इन्हें लागू करने की इच्छा शक्ति की कमी है। हमें लगता है कि किसी देश के लोगों में नैतिकता के स्तर का पता लगाना हो तो उस देश की ट्रैफिक व्यवस्था को ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि जिस भी देश में लोग सभ्य तरीके से और धैर्य के साथ वाहन चलाते हैं, उस देश में ट्रैफिक के नियम और कानून दुर्घटनाओं के शिकार नहीं होते। हमारी सरकार को यातायात के नियम तोड़ने वालों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी होगी, तभी सड़कों को ट्रैफिक जैम्स और दुर्घटनाओं से मुक्ति मिलेगी।
वाहन चलाते हुए जब आप ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं तो कई बार आपको बहुत गुस्सा आता होगा। इस गुस्से की वजह से कई बार हमारी दूसरे वाहन चालकों से लड़ाई हो जाती है, झगड़ा होता है, तू मैं हो जाती है। सड़कों पर होने वाले इस लड़ाई झगड़े को रोड रेज भी कहा जाता है, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि ये रोड रेज आपको दिल का मरीज भी बना सकता है। यूरोपियन हार्ट जर्नल में छपे एक रिसर्च के मुताबिक रोड रेज के दौरान आने वाले गुस्से से हार्ट अटैक की आशंका 5 गुना बढ़ जाती है, जबकि स्ट्रोक की आशंका 3 गुना ज्यादा हो जाती है। सड़कों पर ट्रैफिक जैम देखकर कई बार लोग अपना आपा खो देते हैं और कई लोगों के बीच तो मारपीट भी हो जाती है, लेकिन ये मारपीट सिर्फ शरीर को बाहर से चोट पहुंचाती है, जबकि इस दौरान जो गुस्सा आपको अंदर से आता है वो आपको अंदर ही अंदर बीमार करने लगता है। और डॉक्टरों का मानना है कि ज्यादा गुस्से की वजह से लोगों को इन्फेक्शंस, त्वचा से जुड़ी समस्याएं, सिर दर्द, जुकाम, हमेशा थकान महसूस करना और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। आप कह सकते हैं कि भारत की सड़कों पर आने वाले दिनों में एक्सीडेंट्स के साथ साथ खराब ट्रैफिक सिस्टम की वजह से भी मौतें होने लगेंगी। और वो दिन बहुत दुखद होगा जब किसी को ये कहना पड़ेगा कि उनके जानने वाले की मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि उनके दिमाग और शरीर में ट्रैफिक वाला टेंशन आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका था। आज ट्रैफिक की इस समस्या पर यह डीएनए टेस्ट हमने अपने दर्शकों की विशेष मांग पर किया है। हमारे बहुत सारे दर्शक हमें ये लगातार लिख रहे थे कि उन्हें त्योहारों के इस मौसम में ट्रैफिक जैम्स की वजह से बहुत परेशानी हो रही है और वो अपने घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। इसका कुछ तो इलाज होना ही चाहिए। उन्होंने हमसे गुजारिश की थी कि हम इस मुद्दे का डीएनए टेस्ट करें, इसलिए हमने विस्तार से ये आज विश्लेषण किया, क्योंकि दिल्ली सहित देश के तमाम बड़े शहरों में लोग अब ट्रैफिक जैम से परेशान हो चुके हैं। अगर आप आज भी अपनी दिनचर्या को देखें या इस हफ्ते की अपनी दिनचर्या को देखें, चाहे आप इस देश के किसी भी शहर में रहते हो, किसी भी कस्बे में रहते हो, आप हमारी बात से सहमत होंगे कि अब ट्रैफिक जैम आपके जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। आपको अपना पूरा शेड्यूल इस हिसाब से प्लान करना होता है कि कैसे आप ट्रैफिक जैम से निकल सकें, कैसे आप उस ट्रैफिक जैम को बीट कर सकें। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और अगर इस पर अभी से नहीं सोचा गया तो आगे चलकर ये हमारे समाज को और हमारे देश को बहुत बड़ी चोट पहुंचाएगा।